वो बढ़िया जी, देखिए स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ओके, आप कुछ देखिए, इसमें ज्ञान तो बहुत लिखा हुआ है, वो ज्ञान आप करते हुए रहिए, सब आपको समझ आ जाएगा। बट मैं आपको फटाफट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात समझ में आई? तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे फटाफट। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, वो सब ज्ञान आपको मिलता रहेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने ये समझना है कि यार ये हमारा सेल जो हम घर पे यूज़ करते हैं, आप रिमोट में डालते हैं, इसका ये वाला जो एंड है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड, और ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं नेगेटिव एंड। यहाँ तक समझ आ गया? ये सबसे बेसिक जो सर्किट है वो हमें समझना है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट, भाटिया जी, इन वेरी सिंपल टर्म्स देख लीजिए। डायरेक्ट टर्म करंट का मतलब क्या होता है? जो आपके टॉर्च में या रिमोट कंट्रोल में जो सेल पड़ता है, या ऐसे मान लीजिए आपकी वॉच में भी जो सेल पड़ता है, उसमें जो पॉजिटिव एंड है और जो नेगेटिव एंड है वो फिक्स रहता है, वो जो है वो वही है। बट ये जो आपका जो स्विचेस हैं, ये जो आपके सामने जो स्विचेस हैं जहां पर आप चार्जिंग के लिए लगाते हैं, उसमें आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। उसमें जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो साइक्लिकल है। रिपीट करो, आपके रिमोट में जो सेल पड़ता है उसकी जो उसकी पोलैरिटी सेम है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। बट ये जो सामने आपके स्विच है, इसकी पोलैरिटी चेंज करती है, एक बार पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, ये पोलैरिटी चेंज करती है। इसकी एक फ्रीक्वेंसी है चेंज करने की, वो आप करेंगे, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दो तरह के करंट भाटिया जी यूज में आते हैं, एक डायरेक्ट करंट है और एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। यहां तक समझ आया? ये जो है ये डायरेक्ट करंट यूज करता है। दूसरी इसमें देखिए, करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जो करंट रहेगा वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का चलेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में अभी डिटेल में नहीं करेंगे, बट ऑल्टरनेटिंग करंट में यार कुछ ऐसे करके जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज करता है। ज़्यादा डिटेल में टेंथ में करेंगे, अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, पोलैरिटी भी चेंज कर रही है, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। फिर आता है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी है, इसके अंदर केमिकल्स हैं जो कि किस में चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? दो तरह के सेल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, एक जिसको प्राइमरी सेल बोलते हैं और दूसरा जो है उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब देख लीजिए प्राइमरी सेल क्या है। प्राइमरी सेल, these cells provide current as a result of irreversible chemical reaction। सिंपल, आपके रिमोट में जो सेल पड़ा हुआ है वो जब खत्म हो जाता है तो आपकी मॉम बोलेगी कि मार्केट से नया ले। बट दूसरी तरह का जो है उसमें क्या है, इन दिस सेल्स द केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैन बी रिचार्ज आफ्टर यूज। ये जो लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, इसमें जैसे ही बैटरी खत्म होती है तो मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, फिर से वो चार्ज कर देता है। यहाँ तक समझ आ गया? आपके बैग में जो मोबाइल है उसमें जो बैटरी है उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल। यहाँ तक कोई डाउट है? तो उसमें फिर से कुछ इंग्लिश लिखी हुई है, वो सब पढ़ते रहिए। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ इस चैप्टर में करना क्या। सो केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, केमिकल इज इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल, और केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल। मतलब समझ लीजिए, जब मैंने लैपटॉप को चार्जिंग में लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो रही है। मैं जैसे ही चार्ज हटा देता हूँ, जैसे मैंने अगर ये वायर निकाल दी, अब इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो बैटरी में जो रिएक्शन हो रहा है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। बढ़िया जी, समझ आ रहा है? डाउट? पक्का? सर इट कैनॉट बी चार्ज, इट कैन बी चार्ज। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसकी जो है वो लो है। आप तीन भी करेंगे, तीन डिफरेंसेस भी करेंगे, बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट और चीप है, हैवी और कॉस्टली है। तो रिचार्जेबल जितनी बैटरीज आती हैं वो सारी की सारी कॉस्टली आती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में भी जैसे रिमोट में भी जो सेल पड़ते हैं ना, उसमें भी रिचार्जेबल सेल्स भी मिल जाते हैं। उसमें आप उनको चार्ज कर सकते हैं, सेम साइज के आते हैं, आप उनको चार्ज कर सकते हैं, बट वो थोड़े कॉस्टली पड़ता है। समझ आ गया? बाकी जितने डिफरेंसेस है इसमें तीन है, कर लीजिए तो आपको अभी थोड़ा देर के लिए, थोड़ी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, बट थोड़ी देर के लिए इनमें एक एक दो दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए।
लकलांची सेल बोल दिया, इसको लेड निकल आयरन बोल दिया, लिथियम हाइड्रोजन बोल दिया, थोड़ी देर के लिए रट लीजिए, धीरे धीरे मतलब समझ आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। किसी एक दिन मैं आपको ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, मतलब दिवाली ब्रेक के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं वो दिखा भी दूंगा, उसकी फोटो भी दिखा दूंगा। अभी सिर्फ याद कर लीजिए कि इसके दो एग्जाम्पल, एटलीस्ट दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, और आप मुझे याद भी दिला देंगे सर आपने मुझे फोटो नहीं दिखाई, तो इसकी इनकी फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा, दिवाली ब्रेक के बाद इनकी फोटो भी दिखा दूंगा। अभी सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। यहां तक समझ आ गया? करंट का जो फॉर्मूला है वो चार्ज अपॉन टाइम है। यहां तक कोई डाउट है? कुछ एक दो बातें समझ लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो यूनिट है वो एम्पियर है, इसका कूलम है, इसका सेकंड है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। यहां तक कोई डाउट है या रिपीट करूं? सब चीजें किताबें लिखी हुई हैं। यहां तक कोई डाउट है? बढ़िया जी, रिकॉर्ड कर हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। कुछ अगर मिस भी हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है। एक बात याद रखिए, एक और फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एन ई। इसका मतलब ये होता है कि जो चार्ज होता है वो एन, एन मतलब कोई नेचुरल नंबर, मल्टीप्लाइड बाय ई। ई मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? रिपीट करूं? फिर से देख लीजिए। दो फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको बताया। जो करंट है वो चार्ज अपॉन टाइम है, और जो चार्ज है वो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। बढ़िया जी, कोई डाउट है? करंट की डेफिनेशन, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शनल नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा लिखी है, मतलब सिंपल है। एज्यूम कर लीजिए आपके हाथ में जो पेंसिल है वो एक वायर है। एज्यूम कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि आपके हाथ में जो पेंसिल है वो एक वायर है। जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड भाग रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये समझ आ गया? क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ आ गया? वो पेंसिल को अगर आप काट देंगे वो क्रॉस सेक्शन होगा। अरे माता जी, गाजर आपने ली, गाजर को चाकू से काट दिया, तो आप उसको गाजर को यहां से देखेंगे तो वो क्रॉस सेक्शन है। अब उस क्रॉस सेक्शन से आपकी तरफ जितना करंट भाग रहा है, जितना चार्ज भाग रहा है, वो ये है फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहां तक डाउट है? बाकी पढ़ते रहिए जो भी है इसमें। ये यूनिट्स यहां लिखे हुए हैं। यहां तक डाउट? ये याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। इसको मिली एम्पियर बोलते हैं, इसको माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जाएगा। बच्चों को याद नहीं रहता है कि मिली क्या था और माइक्रो क्या था। यहां तक कोई डाउट है? आगे चलें? ओके। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसके लिए आपको अलग अलग मैं लेक्चर्स भेजूंगा, वो देख के आइए। मंडे को आप आ रहे हैं क्या? आ सकते हैं क्या आप? तो मैं आपको कुछ लेक्चर्स भेजूंगा, वो देख के आइए। जैसे ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए एक लेक्चर मैं आपको भेजूंगा, वो पक्का देख के आइए। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस हुए हैं। अभी मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा आपसे। यहाँ तक कोई डाउट है? तो इस पर एक लेक्चर भेजा जाएगा, वो लेक्चर प्लीज देख लीजिए। ठीक है? ये जितना भी तामझाम है ये आपको पता होना चाहिए। ये प्लग की है, स्विच है, टैपिंग, प्लग की, ये बंद किया हुआ है जबकि आपने क्लोज की हुई है। ये सिलेबस है और पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं रेजिस्ट, रियो स्टार्ट। ठीक है? रेजिस्टेंस वेरी करने के काम आता है। इस पे भी एक लेक्चर है, वो लेक्चर आपको भेजा जाएगा, वो प्लीज देख के आइए। रेजिस्टेंस दो तरह की होती है, फिक्स्ड होती है, वेरिएबल होती है। इस पे एक लेक्चर है, वो आपको भेजा जाएगा, वो प्लीज देखिए। उसमें डिटेल में बात हुई है। सेम चैप्टर 10th क्लास में फिर से है।
तो जितना अच्छी तरह अभी आप नाइन्थ में कर लेंगे, टेंथ में उतनी आसानी हो जाएगी। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है, ओम सिंबल ऐसा है। फिर एमीटर की बात हो रही है। एमीटर का पर्पज होता है कि आप करंट मेजर करने के काम आता है। इसका सिंबल ये है, सिंबल याद करना है, बहुत जरूरी है। नहीं समझ में? वोल्ट मीटर वोल्टेज के काम आता है। सिंबल जरूरी है, याद होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर used when we want to detect presence of very weak current in an electric circuit। वीक करंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक चीज और डिस्कस करेंगे, मैं देख लूंगा कि इसमें जरूरत है या नहीं है। अभी फिर से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। जो वोल्ट मीटर है ना मैडम, वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट बात करेंगे। जो एम मीटर है या गल्वेनोमीटर जो है, वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अभी सुन लीजिए, फिर डिटेल में बात कर लेंगे। सर्किट में जो भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे बल्ब यूज कर रहे हैं या हीटर यूज कर रहे हैं, उसको बोला जाता है लोड। कनेक्टिंग वायर्स। अब ये देखिए, ये सबसे सिंपल सर्किट है जो आपको आना चाहिए। सेल लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। अब यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि एमीटर देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एमीटर देखिए सीरीज में लगा हुआ है। ये सेल है, ये की है। रियोस्टाट लगा हुआ है जो कि वेरी रेजिस्टेंस को वेरी करता है। ये लोड लगा हुआ है, और वोल्ट मीटर जो है वो लोड के पैरेलल में लगा हुआ है। कोई डाउट? इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते। इनके दो दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। बेसिकली मैं पूरे चैप्टर की आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और कुछ लेक्चर्स में आपको भेजूंगा। एक लेक्चर आपको भेज दिया, कुछ और लेक्चर भेजूंगा, वो आपने देखना। कंडक्टर वो होते हैं जिनके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागते हैं। उसके दो दो एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ओपन एंड क्लोज सर्किट्स। ओपन सर्किट जिसमें आप अलाउ कर रहे हैं करंट को पास करने में, क्लोज सर्किट जिसमें नहीं कर रहे। ये देखिए, यहां देखिए सर्किट ब्रोकन है, तो इनकम्प्लीट सर्किट है। यहां फिर से इनकम्प्लीट सर्किट है। कोई डाउट है मैडम? यहां पर ये थ्रेड लगा के रखी हुई है ना, जो इंसुलेटर है। सी की बात कर रहा हूं। उसमें ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वहां थ्रेड लगी हुई है, इस वजह से सर्किट पूरा नहीं हो रहा। यहां तो कोई डाउट है? ये आपका होमवर्क है, ये न्यूमेरिकल आपने करना है। यहां तो कोई डाउट है? 5 मिनट लगा के जो मैंने अभी आपको बताया उसको जरा फटाफट देख लीजिए, फिर आगे चलता है। चलिए न्यूमेरिकल कर लीजिए, न्यूमेरिकल कर लीजिए, अभी कर लीजिए। तो मैडम फिर देखिए, पार्ट बी देख लीजिए। अब पार्ट बी में ना फिर से इंग्लिश बहुत लिखी हुई है। आपने घबराना नहीं है इतनी ज़्यादा इंग्लिश देख के। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि कुछ चीज़ें अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे समझ आ देंगे। बट एटलीस्ट जो चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में पल्ले पड़ जानी चाहिए, वो पड़ जानी चाहिए। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है? थोड़ा मैं फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे इमेजिन कर लीजिए, थोड़ा ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये स्लोप है, ऐसे स्लोप है, और यहाँ एक बॉल रखी हुई है। ये बॉल को ऊपर चढ़ाना। अगर उस बॉल को ऊपर चढ़ाना है, वो अपने आप तो जाने नहीं वाली, तो आपको धक्का मारना पड़ेगा। यहां तक समझ आया? कोई डाउट है? रिपीट करो। देखिए, ये तो आप हमारी कॉमन सेंस ही बताती है कि लेट अस अज्यूम कि ऐसा एक
इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन। यहां बॉल रखी हुई है, तो ऑफ कोर्स जो बॉल है वो अपने आप नीचे की तरफ भागेगी। ये तो हमें ऑब्वियस है। इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं ये हायर पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल। और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। यहां तक समझ आया? अरे मैडम, ये स्टेयर्स है, यहाँ आपकी दोस्त खड़ी है, आपने उसको धक्का मारा जोर से, वो बेचारी नीचे गिरेगी ना। नहीं पसंद आपको, तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। ये बात तो समझ आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट ये जब नीचे गिरी हुई थी और रो पिट रही थी, हाँ तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो अब आपने इसको उठा के ऊपर लेके जाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा ना। यू विल हैव टू पिक हर अप एंड यू विल हैव टू क्लाइंब अप। नहीं समझ में आया? अरे मैडम, कई बार लिफ्ट बंद हो जाती है तो आपको स्टेयर चढ़ना पड़ता है। जब आपको स्टेयर चढ़ना पड़ता है तो आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो आपको काम करना पड़ता है ना। 8 फ्लोर चढ़ना पड़ेगा तो थक जाएंगे। इनसे पूछिए मिस्टर रन्ना से, इनकी और लिफ्ट की, मेरे बिल्डिंग की लिफ्ट की इनसे लड़ाई है, तो जब भी ये आते हैं तो लिफ्ट बंद हो जाती है। ये 3-4 बार 8 फ्लोर पैदल चढ़ चुके हैं। पूछ लीजिए, मजाक नहीं कर रहा। अन्ना जी ठीक कह रहा हो, गलत का? तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी मैडम, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल अगर आपको जाना है, आपको काम करना पड़ता है। कितना काम करना पड़ता है वो डिपेंड करता है ये वाले फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला बेसिकली क्या कहता है कि आपको काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? जितना पोटेंशियल डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय कितना चार्ज आप मूव कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? रिपीट करूं? ठीक। चार्ज बहुत ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ज्यादा काम करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर। दो पत्थर है, छोटा पत्थर है, बड़ा पत्थर है। इसका मास एम है, इसका एम बड़ा एम है। ये समझ आ गया? छोटे मास को फर्स्ट से फोर्थ पे लेके जाना, छोटे मास को फर्स्ट से सेकंड में लेके जाना। वर्क डिफरेंट करना पड़ेगा, कोई डाउट है? बड़े मास को फर्स्ट से सेकंड लेके जाना, वर्क डिफरेंट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही? ये जो आप कर रहे हो इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में आप किसको मूव कर रहे हैं? मास को। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें, ये जो है, ये आप किसको मूव कर रहे हैं? चार्ज को। तो जैसे यहां मास है ना, वैसे वहां चार्ज है। ये छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है। ये समझ आ गया? तो छोटा चार्ज को मूव करोगे तो कम काम करना पड़ेगा, और बड़े चार्ज को मूव करोगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। मुश्किल तो नहीं है? ये समझ आ गया? फर्स्ट, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर लेके जा रहे हो या ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर लेके जा रहे हो, कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी में उसको बोलते हैं कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे लेके जाना है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में, उसको क्या बोलते हैं? ये। नहीं समझ में आया? डाउट है? तो इलेक्ट्रिसिटी में ये जो वी है ना, इसको बोलते हैं, ऐसे बोल लीजिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। डाउट है? घड़ी में कभी सेल डलवाया आपने? वॉच में कभी सेल डलवाया? आपकी वॉच में, रिस्ट वॉच में कभी सेल डलवाया? वॉच डालते हो आप? वॉच डालते हो तो उसमें सेल पड़ता है, ये आपको पता है?
तो उसका जो सेल होता है ना वो ऐसे छोटा सा सेल होता है, बिल्कुल छोटा सा सेल होता है। आपका जो रिमोट है उसमें जो सेल होता है वो थोड़ा बड़ा सेल होता है। आपके रिमोट में शायद दो सेल पड़ते होंगे। बट अगर आपको ने कभी देखा, अब ये भी पता नहीं आपने देखे नहीं देखा होगा, जैसे अगर आपने टॉर्च देखी हो तो टॉर्च में एक मोटा सेल पड़ता है, अगर आपको पता हो। तो ये छोटे सेल में और ये रिमोट वाले सेल में और जो टॉर्च वाला जो सेल होता है, जो मोटू सेल होता है, उनमें फ़र्क क्या होता है? उनमें फ़र्क ये होता है कि जो ये वाला जो है इसको कम काम करना है, इसको ज़्यादा काम करना है, इसको और भी ज़्यादा काम करना है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? तो ये जो ज़्यादा काम करना है, या जो वो सेल जो है वो ज़्यादा काम जो कर सकता है, वो कैप्चर होता है इससे, वी से। यहाँ तो कोई डाउट है? ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू वी क्यू, ये आपको ये कह रहा है कि भाई कितना चार्ज कितने फ्लोर से मूव करना चाहते हैं। वी जो है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस है, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर, या ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर, या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। तो वो जो फ्लोर कैप्चर हो रहे हैं ना, वो कैप्चर हो रहे हैं इस वी से। और वो जो कितना भारी मास है वो कैप्चर हो रहा है उस क्यू से। तो फॉर्मूला को याद करने के लिए ऐसे यूज कीजिए, W इज इक्वल टू वी क्यू, ऐसे याद कर लीजिए। ये क्लास 10th में फिर से आएगा, इसलिए थोड़ा मैं इस पर टाइम लगा दिया। यहाँ तो कोई डाउट है? तो इसमें भी जो यूनिट्स हैं, देखिए, वर्क के यूनिट्स हमेशा जूल होता है, चार्ज के जो यूनिट्स हैं वो कूलम है, और ये जो वी है ना, इसके जो यूनिट्स हैं वो वोल्ट है। तो याद रखिए कि जो 1 वोल्ट होता है वो 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब ये हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, और ये जो है ये रेजिस्टेंस है। कोई डाउट है? इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, 10th में फिर से आएगा। तो जितने थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा कर लोगे तो बेटर है, बिकॉज 10th में सेम जो चैप्टर है वो फिर से है, तो इसलिए थोड़ा इस चैप्टर को अच्छी तरह कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे काम आने वाला है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, अभी फिर से ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रेजिस्टेंस है ये कुछ तीन चार फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। मटेरियल, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जितने न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं उतना बेटर है, जितने आप कर सकते हैं। बाकी ये एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए। तो ये चैप्टर में मैंने आपको एक पूरे चैप्टर का एक ज्ञान दे दिया। कुछ दो तीन लेक्चर्स मैं आपको भेजने वाला हूँ, वो लेक्चर्स देख लीजिए, मंडे को सुबह आ जाइए। तो ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। बात समझ आ गई? छुट्टी